इस वीडियो में आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन प्रश्न पत्र जो कि फरवरी 2021 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप 2021 में पूछे गए चतुर्थ सेमेस्टर के अन्य सभी प्रश्न पत्रों का हल, साथ ही वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में पूछे गए चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। पहला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? ऑप्शन नंबर 2 हडसन सही उत्तर होगा। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, 1899 ईस्वी में पुणे में विंडो होम की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डीके कर्वे इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था? ऑप्शन नंबर 2 मुंबई सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका सही उत्तर है। छठवां प्रश्न पूछा गया था, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर 2 लाला हरदयाल इसके सही उत्तर होंगे। सातवां प्रश्न है, हिंदू स्वराज का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? ऑप्शन नंबर 3 मनमथ नाथ इसके सही उत्तर होंगे। नौवां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन नंबर 4 1946 ईस्वी इसका सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न है, काला सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कोयला को सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद को सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर 4 29वें स्थान पर सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 अरावली इसका सही उत्तर है। 14वां प्रश्न है, भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 0 से 5 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 16वां प्रश्न था, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 17वां प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है? उत्तर हो जाएगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बात करेंगे 18वें प्रश्न की, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? उत्तर हो जाएगा सर सैयद। बात करेंगे 19वें प्रश्न की, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। बात करेंगे अगले प्रश्न की, 20वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। बात करेंगे 21वें प्रश्न की, 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सा सम्राट सम्मिलित हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा जॉर्ज पंचम। 22वां प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो यह असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। बात करेंगे 23वें प्रश्न की, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? उत्तर हो जाएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। 24वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं? तो कुल सदस्य राष्ट्रों की बात की जाए तो 15 होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 25वां प्रश्न है, मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1995 में मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी और अगर दिन की बात की जाए तो 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी। 26वां प्रश्न है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो पराबैंगनी किरणों से त्वचा संबंधी रोग होते हैं और स्किन कैंसर जो होता है वो भी पराबैंगनी किरणों की वजह से ही होता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। 27वां प्रश्न है, नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो जल में ऑक्सीजन की घुलनशील मात्रा कितनी है, इसके आधार पर नदियों में जल के प्रदूषण की माप की जाती है। बात करेंगे 28वें प्रश्न की,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ये है 943 अनुपात 1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 रह गई है। बात करेंगे 29वें प्रश्न की, विटीकल्चर क्या है? तो विटीकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अंगूरों की बुआई, पोषण, देखरेख और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। बात करेंगे 30वें प्रश्न की, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत पृथ्वी के स्थित है। बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 31वां प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के असफलता के 4 मुख्य कारण बताइए। पहला कारण था निश्चित तिथि से पूर्व क्रांति का भड़क जाना। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 31 मई 1857 क्रांति के लिए तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन श्री मंगल पांडे जी के द्वारा जो चर्बी युक्त कारतूस मुंह से खींचनी थी उसके विरोध में पहले ही क्रांति भड़क गई और एक जन सैलाब इस क्रांति के लिए इकट्ठा नहीं हो पाया। ये एक प्रमुख कारण था। दूसरा आप लोग देख सकते हैं कि क्रांति का जो स्वरूप था वह स्थानीय ही रह गया, व्यापक स्तर पर इसको उतनी पहचान नहीं मिल पाई जितना सोचा गया था। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं क्रांतिकारियों में कोई प्रभावी नेता नहीं था। चौथा लिख सकते हैं निश्चित लक्ष्य का अभाव। जो भी क्रांतिकारी इस आंदोलन में भाग ले रहे थे वह अपने निजी स्वार्थ के लिए इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। जैसे कि अगर नाना साहब की बात की जाए तो उनकी जो पेंशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोक दी गई थी, तो उस पेंशन रोके जाने के विरोध में वह इस क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। अगला आप लिख सकते हैं जन साधारण का क्रांतिकारी के प्रति उदासीन होना और सैनिक दुर्बलता भी प्रमुख कारण थी 1857 के स्वाधीनता संग्राम के असफल होने के बारे में। बात करेंगे 32वें प्रश्न की, 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में कौन कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थीं? तो पहला आप लोग लिख सकते हैं कि सती प्रथा, जिसके अंतर्गत अगर किसी महिला का हस्बैंड एक्सपायर कर जाता था तो फिर उस समय की तत्कालीन स्थिति ये थी कि जब उसका दाह संस्कार किया जाता था तो उसी पर जिंदा महिला भी जला दी जाती थी। तो ये एक बहुत ही कुप्रथा थी। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं कि बाल विवाह भी एक कुप्रथा था जिसमें छोटी बच्चियों का कम एज में ही शादी कर दिया जाता था। इसके अलावा जातीय भेदभाव और छुआछूत प्रथा और बलि प्रथा जैसी कुप्रथाएं भी उस समय प्रचलित थीं। अब बात करेंगे 33वें प्रश्न की, ज्योतिबा फुले कौन थे? समाज सुधार हेतु इनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उन्हें महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है और सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए थे। इसके अलावा समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के प्रबल समर्थक थे और भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। तो ये कुछ कार्य इनके द्वारा आप लिख सकते हैं जो कि समाज को सुधारने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए। बात करेंगे 34वें प्रश्न की, रॉलेट एक्ट क्या था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसका मुख्य कार्य ये था कि क्रांतिकारियों का दमन किस प्रकार से किया जाए इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपने के क्रम में तो मुख्य विधान मंडल में एक रिपोर्ट सौंपी गई और ये कानून पारित होने के बाद से इसी को रॉलेट एक्ट के नाम से या फिर काला कानून के नाम से जाना जाने लगा। और इस कानून में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान ये किए गए थे कि अगर कोई बंदा गैर कानूनी सामग्री का प्रकाशन या फिर वितरण करना या फिर करने के लिए अपने पास रखता है तो वह अपराध माना जाएगा। इसके अलावा क्रांतिकारियों के मुकदमे हाईकोर्ट के 3 जजों की अदालत में पेश किए जाएं जो शीघ्र ही उसका फैसला कर दे। निचली अदालतों में उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं थी ताकि अपील की भी कोई संभावना ना रहे। और इसके अलावा ये भी प्रावधान किया गया था इस कानून में कि जिस व्यक्ति पर राज्य के विरुद्ध अपराध करने का कोई संदेह हो तो उसे जमानत ली जा सके और उसे किसी विशेष स्थान पर जाने और विशेष कार्य करने से रोका जा सके, ऐसा कुछ प्रावधान किया गया था। बात करेंगे 35वें प्रश्न की, गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना था।
गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर के रूप में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। बात करेंगे 36वें प्रश्न की। मौसम से आप क्या समझते हैं? भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मौसमों को इंगित कीजिए। मौसम की परिभाषा की बात की जाए तो मौसम किसी विशेष स्थान पर किसी खास समय वायुमंडल की स्थिति को कहते हैं और इसमें विभिन्न कारक होते हैं, जैसे कि हवा का ताप, दाब, उसके बहने की गति, दिशा, बादल, कोहरा, वर्षा, हिमपात आदि, ये सभी इसके कारक होते हैं। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं: शीत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। बात करेंगे 37वें प्रश्न की। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला परिधन, दूसरा आवरण, यानी कि जो आपको चारों तरफ से घेरे हुए वही पर्यावरण कहा जाता है। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों का मिश्रित रूप है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं। ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहते हैं। बात करेंगे 38वें प्रश्न की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। उस समय तत्कालीन 51 देश इसके सदस्य बने थे। वहीं मार्च 2007 तक इसमें कुल 192 संयुक्त राष्ट्र सदस्य बन चुके हैं। अब बात करेंगे इसके प्रमुख उद्देश्य के बारे में। तो इसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों को शांतिपूर्ण उपायों से समाप्त करना। दूसरा, समस्त राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना। समस्त मानव जाति के अधिकारों का सम्मान करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की व्यवस्था करना है और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का निराकरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है। बात करेंगे 39वें प्रश्न की। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। बेरोजगारी वह स्थिति है जहां व्यक्ति कार्य करने के लिए योग्य और तत्पर होते हुए भी वह काम पाने में असफल रहता है, तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारणों की अगर बात की जाए तो भारत में दोषपूर्ण शैक्षिक प्रणाली जो है वह प्रमुख कारण है बेरोजगारी के संदर्भ में। वहीं प्राकृतिक और पूंजीगत संसाधनों की अपर्याप्तता और पूर्वाग्रह से ग्रसित समाज ढांचा भी पूरी तरीके से एक तरीके से कारक है कि जो बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं भारत में। बात करेंगे 40वें प्रश्न की। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है? नामोल्लेख कीजिए। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है जिसमें कुल 52 देश सम्मिलित हैं। यहीं भारत के भौतिक स्वरूप को बांटने की अगर बात की जाए तो भारत के भौतिक स्वरूप को कुल 4 भागों में बांटा जा सकता है: पर्वत, पठार, मैदान और घाटी। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही वर्ष 2021 में पूछे गए अन्य सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन और 19 और 20 वर्ष में पूछे गए चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।